हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः आपके साथ लेकर आया हूं जय प्रक्रम का अगला पार्ट। और जय प्रक्रम में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह पोषण होता। पोषण में हम आपको विषम पोषण बता दिया। आज हम स्वपोषी पोषण के तहत आपको जो बता रहे थे उसमें स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, और स्वपोषी पोषण जितना होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। तो आइए प्रकाश संश्लेषण प्यारे बच्चों समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप धैर्यपूर्वक पैसेंस बनाकर बस देखते जाइए, 100% आपको समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषण, तो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस क्रिया भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं समस्त हरे पेड़ पौधों के हरित लवक में उपस्थित पर्णहरिम, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो प्यारे बच्चों क्या होता है क्लोरोफिल? वायुमंडल की CO2 तथा जड़ द्वारा जल का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अपक्रिया है। इसमें प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आपको यहां से बेसिक तरीके से आपको समझना कि परिभाषा बनती कैसे है। अब देखो ये हरी पत्ती है। अब हरी पत्ती है तो हरी पत्ती में प्यारे बच्चों क्या क्लोरोफिल इसमें नहीं होगा? इसमें पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, पर हरिम के कारण होता। तो क्लोरोफिल तो इसमें हरी है तो ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरी बात इसमें देखो ये छोटे छोटे क्या हैं, रंध्र। ये छोटे छोटे जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। और यह अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा, यानी हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा या हिंदी में कहते हैं रंध्र। और ये जो रंध्र होते हैं इन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अगर ये पौधा है तो जड़ों के माध्यम से इसमें जल आएगा। तो जब जल आएगा तो यानी इसमें जल ने भी प्रवेश कर लिया, जल भी आ गया। तो आप देख रहे तीन चीजें, नंबर 1 क्लोरोफिल आ गया है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, नंबर 3 जल भी आ गया है। और साथ में सूर्य का प्रकाश। अगर देखा जाए सूर्य है तो सूर्य की किरणें जब इस पर गिरेंगी, सूर्य की किरणें इस पर गिरेंगी, तो सूर्य की किरणें गिरेंगी तो बताओ सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा। मतलब हम बाहर रख देंगे तो सूर्य का प्रकाश, तो आप देखेंगे आप कि सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो यानी 4 चीजें जब अवेलेबल होंगी किसी भी पौधे के पास, तब जाकर वो भोजन बनाने में सक्षम हो पाएगा, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। यानी हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल पहले से मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेंगे, जल जड़ों के माध्यम से पत्ती तक पहुंचेगा, सूर्य का प्रकाश मतलब हम सूर्य के प्रकाश में दिन में रख देंगे तो सूर्य का प्रकाश भी अवेलेबल हो जाएगा। और जब ये 4 चीज़ें मिल जाएंगी तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो जाएगी। हम रिपीट करते हैं जरा। समस्त हरे पेड़ पौधों में हरित लोक होते हैं। हरित लोक में उपस्थित पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर तथा जड़ों के द्वारा क्या करेंगे, जल का अवशोषण कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और इसमें से पहले से मौजूद क्या है, पर्णहरिम पहले से मौजूद है। उपस्थित में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन बनता ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का रूप है, यही एक प्रकार का भोजन है। तो ग्लूकोज लिखा जाए, कार्बोहाइड्रेट लिखा जाए, चाहे भोजन लिखा जाए, तीनों का मतलब एक ही है। तो भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं आपको 3 4, कार्बन डाइऑक्साइड जल 2 हो गया, पर्णहरिम 3 हो गया, सूर्य का प्रकाश 4 चीजें होना आवश्यक है। अगर एक भी कोई कम है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगी। अब कह रहा है यह एक जैव रासायनिक, चूंकि ये जीवों में होने वाली एक रासायनिक अपक्रिया है, तो जीवों में होने के कारण जैव और रासायनिक अपक्रिया, इसलिए हम कहेंगे जैव रासायनिक अपक्रिया है। तो जैव रासायनिक अपक्रिया है और इसमें
प्रकाश की विकिरण ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। विकिरण मतलब सूर्य की किरणें जो आती हैं वो विकिरण ऊर्जा हो गई, किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। और यही रासायनिक ऊर्जा मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में पौधों में संचित हो जाती है, जिसको अन्य जीव जब ग्रहण करेंगे तो उनको भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो हम एक रिएक्शन से समझते हैं, जो रिएक्शन दी गई है इसको जरा देखते हैं। हमने देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है 6 अणु, जल के हमने 12 अणु लिए हैं, और साथ में सूर्य का प्रकाश मौजूद है, साथ में क्लोरोफिल तो पहले से मौजूद था। तो आप देखेंगे एक ये हो गया, दूसरा जल हो गया, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल। तो 4 चीज़ें होनी चाहिए, चारों चीज़ें अवेलेबल हैं। और फिर क्या होगा? फिर देखो, आप देख रहे हैं ये देखो आपका बनकर हो जाएगा तैयार ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में कुछ अणु जल के बनेंगे और कुछ अणु ऑक्सीजन के बनेंगे। इस प्रकार आपका जल के साथ में ऑक्सीजन। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि ऑक्सीजन, प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही प्राप्त होती है। प्राणदायिनी ऑक्सीजन, तो ये प्राणदायिनी ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त हुई? इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। तो हम कह सकते हैं भोजन के साथ साथ क्या बना? साथ में ऑक्सीजन भी बन गई, यानी एक सह उत्पाद। एक उत्पाद आपको भोजन मिल गया, दूसरे उत्पाद के रूप में हमें ऑक्सीजन भी मिल गई। तो हम कह सकते हैं इस क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसे हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखो आप 6 आपके कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं तो 6 दूनी 12 और 12 ये हैं तो 12 दूनी 24। तो यहाँ देखो 6 ऑक्सीजन, 6 ये ऑक्सीजन और 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24। इस प्रकार 24 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 12 दूनी 24, 12 ये हैं, 6 दूनी 12, यानी 24 हाइड्रोजन। जब जिस अपक्रिया में इधर के उत्पाद अभिकारक और इधर के उत्पाद के जितने भी परमाणु होते हैं उनकी संख्या यदि बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें समस्त क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की। अब देखेंगे इसमें सह उत्पाद में ऑक्सीजन बन गई। अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्यतः 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। 2 चरणों में कैसे संपन्न होती? क्योंकि यहाँ हमें डिटेल से पढ़ना है। कक्षा 10 में आपको डिटेल से पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती, कैसे संपन्न होती है, और ये ग्लूकोज का जो निर्माण होता है या ऑक्सीजन का निर्माण होता है किस तरह होता है, उसे हम बिल्कुल विधिवत तरीके से समझेंगे। तो ये 2 चरणों में पूरी होती है। और पहली कौन सी है? प्रकाशिक अपक्रिया, और दूसरी कौन सी है? अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया का दूसरा नाम हिल अपक्रिया है, जबकि अप्रकाशिक अपक्रिया का नाम दूसरा ब्लैक मैन रिएक्शन या C3 चक्र कहते हैं, और या फिर इसी का नाम होता है कैल्विन चक्र। क्या नाम होता है? कैल्विन चक्र। C3 चक्र या कैल्विन चक्र, इतने आपके इसके नाम हो जाएंगे। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है और ये कितने घटकों की उपस्थिति जरूरी है। तो 4, कौन कौन सा? क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश। ये 4 घटक होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। तो आपको अगर ये प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरीके से समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर सबसे पहले आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। और हम भला करने के लिए आए हैं तो इसलिए प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी के रूप में हमें एक कमेंट जरूर प्राप्त करिए। अब हम चलते हैं, समझते हैं प्रकाशिक और अप्रकाशिक को डिटेल से समझते हैं। चलिए। तो हाँ प्यारे बच्चों, आप देखेंगे हम आपको प्रकाश संश्लेषण के चरण पढ़ा रहे थे। तो चरण में आप देखेंगे पहला चरण आपका है प्रकाशिक अपक्रिया, दूसरा हमने बताया था अप्रकाशिक अपक्रिया। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रकाशिक अपक्रिया की ओर। प्रकाशिक अपक्रिया हम फोटो रिएक्शन भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम हेल अपक्रिया भी है। तो आप देखिए वह अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझना है कि जो प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया हम आपको समझा रहे थे, उस प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया को जब हम डिटेल में समझेंगे तो ये 2 चरणों में होती है मुख्यतः। एक तो प्रकाशिक अपक्रिया, दूसरी हो जाएगी अप्रकाशिक अपक्रिया। और प्रकाशिक अपक्रिया जो है उसका सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अपक्रिया को हम हिल अपक्रिया भी कहते हैं। और प्रकाशिक अपक्रिया को समझना है, बस कैसे समझना है
इसमें देखो प्रकाश है, यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा वह अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसी को हम प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। तो यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो वही लिखा, वह अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। तो प्रकाशिक अपक्रिया बड़ी ही सरल है, बस आपको समझना है। हमने बताया एक एक टॉपिक को हम आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे और सारे कोर्स को हमने एनसीईआरटी बेस लिया है ताकि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। तो आप देखेंगे प्रकाशिक अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी और यह हरित लवक में ग्रेनम। अब हरित लवक में ग्रेनम, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि आपने कभी हरित लवक कक्षा 9 में पढ़ा होगा और हरित लवक में इस टाइप के संरचनाएं कुछ बनी हुई थी, आपने देखा होगा। तो ये जो हरित लवक होता है ये हरित लवक की संरचना थी और ये जो है इन्हीं को हम कहते हैं ग्रेनम। और बीच में ये जो खाली स्थान होता है इसी को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ से क्या समझना है, ग्रेनम ये चट्टे समान संरचना है, जबकि ये जो लगे होते हैं इन्हीं को हम स्टोमा कहते हैं। ये जो आपकी खाली जगह स्टोमा तो ग्रेनम में होती। दूसरा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेनम में संपन्न होती है। ग्रेनम एक को हम ग्रेना कहते हैं, जब बहुत सारे जो पूरी एक संरचना बन जाती है उसी को हम ग्रेनम कहते हैं। यानी ये जो संपूर्ण संरचना ग्रेनम हो जाएगी और एक को हम कहेंगे ग्रेना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपने समझा क्या कि हरित लवक क्या होते हैं, हरित लवक में ग्रेनम में संपन्न होती है। यानी प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ संपन्न होगी? ग्रेनम में होगी। इस अपक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट हिल वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम हिल अपक्रिया भी कहते हैं। इसके मुख्य चरण निम्नवत है। अब हम चरणों के माध्यम से संपूर्ण समझेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो इसलिए हम पहले से ही लिख लेते हैं कि किस तरह कौन सी क्रिया होगी। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 और नंबर 1 में आप चलेंगे तो सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले आपने देखा था प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इतनी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेनम में, यानी हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित होता है पर्णहरिम और पर्णहरिम सक्रिय हो जाते हैं और एडीपी से एटीपी ऊर्जा के सिक्के बन जाते हैं। यानी एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है और यही एटीपी क्या है? ऊर्जा के सिक्के हैं। मतलब ये उसको प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया संपन्न होगी उसमें ऊर्जा का कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम काम क्या होगा? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होगा और जो हरित लवक होते उसमें उपस्थित होता है ग्रेनम और ग्रेनम में उपस्थित होता है पर्णहरिम, वो सक्रिय हो जाएगा जिससे एटीपी से एटीपी का निर्माण हो जाएगा। दूसरे चरण में चलेंगे सक्रिय पर्णहरिम। यही जो पर्णहरिम सक्रिय हो गया था तो इसमें दूसरा हमने आपको बताया था, इसमें जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती, पर्णहरिम होती, सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो गया, पर्णहरिम सक्रिय हो गए। अब बात आती है H2 और CO2 की बात। इनका विघटन कैसे होता है, इनका अपघटन कैसे होता है, इसकी बात हम करते हैं। तो देखो ये जल है H2O और प्रकाशिक अपघटन करके, यानी प्रकाश तो पहले से मौजूद है, प्रकाशिक अपघटन होगा तो प्रकाशिक अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन आयन और साथ में OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण हो जाएगा। तो देखो कैसे, ये देखो जल है और जल के द्वारा देखो हाइड्रोजन आयन और ये देखो OH आयन, यानी 2 आयन बनकर तैयार हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जब 2 आयन बन जाते हैं तो 2 आयन कैसे बने? ये बने हैं जल के अपघटन से। जल का अपघटन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन आयन और OH आयन का निर्माण हो जाता है। और तीसरी रिएक्शन में हम जब चलेंगे तो देखेंगे जल के प्रकाश अपघटन से। अब जल के प्रकाश अपघटन से देखा H आयन और OH आयन बने हैं, तो जल के प्रकाश अपघटन से जो OH आयन होता है वो परस्पर आपस में क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी हमने देखो आपको बताया जल के द्वारा हाइड्रोजन आयन OH आयन बने और इस OH आयन को जब हम लेंगे और इसी OH आयन का संघनन जब होगा तो साथ में जल का निर्माण होगा और यहाँ पर आपकी निर्माण हो जाएगी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमने बताया था सह उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, साथ में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन देखो बनकर तैयार हो गई। कैसे बनी है?
जल का अपघटन हुआ, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन बना, और उसी हाइड्रोक्साइड आयन का जब फिर से संघनन हुआ तो ऑक्सीजन बनी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक प्रश्न बनकर तैयार हो जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें के द्वारा जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो जल के अपघटन से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से होता है। तो आपका उत्तर आप समझ गए होंगे किससे होता है, जल के अपघटन से होता है। बड़ी ही आसानी से आप समझ गए किस तरह होता है। अब आगे चलेंगे, चौथा चरण, जल के प्रकाश अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन। तो हमने आपको बताया जल का अपघटन हुआ, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन बना, हाइड्रोक्साइड आयन का हमने क्या किया, उसके द्वारा ऑक्सीजन और जल का निर्माण हो गया। ये अभी आयन बचा हुआ है, ये आयन बचा हुआ है, तो ये क्या होगा, प्रकाश अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, प्रोटॉन ग्राही NADP। ये जो NADP दिख रहा है, NADP ये एक प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन एक प्रोटॉन की भांति संरचना है, तो इस प्रकार क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को इसको ग्रहण कर लेगा, ऐड कर लेगा इसी में, और जोड़कर क्या बना लेगा, NADPH2 बना लेगा और अपचयित कर देता है। अपचयन का मतलब ही होता है कि जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ तो हाइड्रोजन देखो जुड़ रहा, तो कैसी हो जाएगी, अपचयन अपक्रिया। तो प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और NADP है, और इसमें क्या जुड़ गया है, H जुड़ गया है, तो बन जाएगा NADPH2, यानी हाइड्रोजन जुड़ने से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का NADPH2 बन जाएगा। तो इस प्रकार साथ में ADP में एक फास्फेट मूलक जुड़ने से ATP यानी ऊर्जा के सिक्के का निर्माण हो जाता है। तो आप देखेंगे पूरी संपूर्ण प्रकाशिक अपक्रिया जो हो रही थी, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में थी, इसके द्वारा ऑक्सीजन जल का अपघटन हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें NADPH2। याद रखना कि जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, तो हम कहेंगे NADPH2। ये इतना ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया की ओर। तो प्यारे बच्चों हमने अभी प्रकाशिक अपक्रिया को समझा, अब हम चलते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया को डिटेल से समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के चरण में चल रहे थे, पहली प्रकाशिक अपक्रिया हो गई, और प्रकाशिक अपक्रिया से NADPH2 का निर्माण हुआ था। अब हम चलते हैं दूसरी अप्रकाशिक अपक्रिया। अप्रकाशिक अपक्रिया को हम ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको समझना ये है कि हमने जो आपको बताया था हरित लवक, हरित लवक में जो ये चट्टे समान संरचना है इसको हमने ग्रेनम कहा था। प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेनम में हुई थी, और ये जो स्पेस वाला जगह बचती है खाली, इसी को हम स्टोमा कहते हैं। तो यानी प्रकाशिक अपक्रिया अगर इसमें हो गई है रेड वाले भाग में, तो स्टोमा जो आपका बचा है वहाँ पर होगी अप्रकाशिक अपक्रिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो हमने लिखा है यह स्टोमा में संपन्न होती है, यानी अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ संपन्न होगी, स्टोमा में। तो प्यारे बच्चों कैसे समझेंगे, यह अपक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। पहली बात तो कैसे होगी, प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी, और जिस अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उसे अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है उसे अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जो होती है उसे प्रकाशिक अपक्रिया, प्रकाश की अनुपस्थिति में जो होती है उसे हम कहते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया। और इस अपक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन ब्लैकमैन एक वैज्ञानिक, उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए इसे हम ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। और इस अपक्रिया में पहला उत्पाद 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक बनता है, 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक बनता है, यानी कार्बन कितने उपस्थित होंगे, 3, और इसीलिए इसे हम C3 चक्र भी कहते हैं। अब देखो इसका C3 चक्र हमने नाम क्यों रखा, C3 चक्र इसलिए नाम रखा क्योंकि इसका जो पहला यौगिक बनेगा वो 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं C3 चक्र। इसके चरण निम्नवत हैं, जरा हम एक एक चरण समझते हैं। पहला चरण आपके सामने, वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ विशेष पदार्थ की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त NADPH2। हमने आपको बताया था
कि प्रकाशिक क्रिया में NADPH2 का निर्माण हुआ। यही NADPH2 कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्रिया करेगा, क्योंकि NADPH2 का हाइड्रोजन आयन निकलेगा और यही हाइड्रोजन आयन PGAL याद करने के लिए कह सकते हैं पागल पागल पागल, तो पागल नहीं है, लेकिन ये PGAL पागल की तरह लिखा है, लेकिन PGAL पागल यानी फास्फोग्लिसल्डिहाइड, इसका नाम है फास्फोग्लिसल्डिहाइड। फास्फोग्लिसल्डिहाइड PGAL का पूरा नाम फास्फोग्लिसल्डिहाइड, जिसे शॉर्ट में लिखा गया है PGAL। PGAL का निर्माण हो जाता है, और PGAL जो होता है ये निर्माण होता तो किस तरह होता है, ये जो PGAL का निर्माण हुआ उसको हम दो चरणों में, यानी पहले चरण को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन परमाणु वाला जो रुबिस्को बाइफास्फेट, रेबुलोज बाइफास्फेट, फास्फेट के दो मूलक हैं, एक 1 स्थान पर, एक 5 स्थान पर, पहले स्थान पर 5वें स्थान पर, 2 स्थान पर 2 फास्फेट मूलक जुड़े हैं, इसीलिए 2 होगा तो बाई, 1 होता तो मोनो, 3 होते तो ट्राई, इसलिए हम 2 जुड़े हैं तो कहेंगे बाइफास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर 6 कार्बन वाला एक अस्थायी कार्बन परमाणु को बनाते हैं। PGAL के बनाने के लिए हमें 2 चरण की जरूरत पड़ेगी। पहले चरण में रिबुलोज बाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके 6 कार्बन परमाणु वाला एक कार्बन यौगिक बनेगा, जो कि अस्थायी होगा। हमने लिखा अस्थायी कार्बन बनता है, और अस्थायी कार्बन यौगिक जो बनता है कैसे बनता है, तो देखो हमने लिखा रिबुलोज बाइफास्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम की उपस्थिति में। यहां पर देखो C बन गया है 6 कार्बन परमाणु का एक बन गया अस्थायी यौगिक। और ये कार्बन परमाणु जो बन गया है ये बन गया पहले चरण में, और इसी पहले चरण का जो B नंबर है वो क्या होगा, यही कार्बन परमाणु शीघ्र ही अपचयित होकर 3 कार्बन परमाणु वाला PGEA, ये क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहां से समझना है ये था फास्फोग्लिसल्डिहाइड, जबकि यह है फास्फोग्लिसरिक एसिड। हम लिखना चाहें तो कहेंगे तो PGA का पूरा नाम क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो पहला देखो 3 कार्बन परमाणु वाला PGA बना, इसीलिए 3 कार्बन परमाणु का पहला यौगिक बना है, इसीलिए तो हमने इसे क्या कहा था, C3 चक्र। और यही PGA क्या होगा, बाद में अपचयित होकर PGAL का निर्माण कर लेगा। PGAL, और हम PGAL ही तो बनाना चाहते थे। तो पहले कार्बन यौगिक बनेगा, कार्बन यौगिक से PGA बनेगा, PGA से PGAL का निर्माण हो जाएगा। और ये जो PGAL अणु बना है, ये वाला PGAL अणु जो बना है, यही आपस में अब मिल जाएंगे 2 अणु। तो लिखा है अपचयन के फलस्वरूप बने PGAL के 2 अणु आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते, कौन बनाता है, PGAL यानी फास्फोग्लिसल्डिहाइड के जो 2 अणु हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फास्फोग्लिसल्डी का सूत्र होता है C3H5O3। तो देखो लिखा है C3H5O3, और यही आपका क्या है, PGAL। यही PGAL है। इसके 2 अणु हाइड्रोजन से संयोग करके ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। ये ग्लूकोज C6H12O6, इसका निर्माण हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज का ही निर्माण हो रहा था। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने ग्लूकोज का निर्माण सीख लिया, और ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के निर्माण में ये 2 चरण थे जिनको आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इसको आप वैसे तरीके से समझ चुके। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, वॉच किया, धन्यवाद। आप इस चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में लाइक शेयर अवश्य करना, और कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऊर्जा आप दीजिए कि आप कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसा आपको अच्छा लगा, खराब लगा। अगर कोई कमियां रह गई उनको हम दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।